ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 11 के लेसन नंबर 13 के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने अपने 4 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हमने एग्जाम्पल नंबर 13.1 से लेकर के 13.8 तक डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम 13.9 एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। 13.9 एग्जाम्पल को आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जिसमें कि वह ये कहता है राइट स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ एल्कीन करस्पॉन्डिंग टू C5H10। तो C5H10 जो एल्कीन है उसके वह डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहता है और उनके आईयूपीएसी नेम लिखवाना चाहता है। जैसे कि आपको इसके फॉर्मूले से पता चलता है कि ये एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये जनरल फार्मूला CnH2n को फॉलो करता है। तो इसकी निम्नलिखित सीधी श्रृंखला वाली स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया और इस प्रकार से 5 कार्बन हमने यहाँ पर अरेंज किए। इस डबल बॉन्ड को आगे की ओर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक स्ट्रक्चर जो है 5 कार्बन कंपाउंड का इस प्रकार से बन जाएगा। तो सीधी श्रृंखला वाले ये 2 स्ट्रक्चर ही यहाँ पर पॉसिबल है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो भी बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये और ये स्ट्रक्चर एक समान ही होंगे, क्योंकि इसकी नंबरिंग तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से करूँगा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग मैं यहाँ पर करूँगा इस प्रकार से। तब भी सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधी श्रृंखला वाले ये केवल 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब हम एक शाखा वाले स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक शाखा वाले जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक शाखा यहाँ पर है। इस प्रकार से डबल बॉन्ड तो हमने यहाँ पर ही रहने दी और जो एक ब्रांच है हमने उसको आगे की ओर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से अगर 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक ब्रांच वाले ये केवल 2 ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे। अगर इस डबल बॉन्ड को हम आगे की ओर शिफ्ट कर देते हैं, मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो एक स्ट्रक्चर जो है एक शाखा वाला एक ब्रांच वाला इस प्रकार से बन जाएगा। तो C5H10 के ये 1 2 3 4 5 ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आइए इनके आईयूपीएसी नाम देने का प्रयास करते हैं। इसमें इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट सीरीज है, जिसके लिए हम पेंट का यूज़ करेंगे और 1 इन इसको शॉर्ट करके लिख दीजिए 1 पेंटीन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पेंटीन 2 या 2 पेंटीन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है 2 और 3 कार्बन के बीच में है। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जबकि सेकंड कार्बन पर मिथाइल लग रहा है। तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, जबकि इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, जबकि इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर जो है 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है और सेकंड पर एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है। तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। तो ये जो हमारा एल्कीन है C5H10, इसके निम्नलिखित 5 स्ट्रक्चर फॉर्मूले बन सकते हैं, जिनके कि आईयूपीएसी नाम आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 13.10 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.10 में वह कहता है ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इनके हमको सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बनाने हैं और आल्सो राइट देयर आईयूपीएसी नेम, और उनके आईयूपीएसी नाम भी हमको लिखने हैं। यदि हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्रदर्शित किए जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जिसमें कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर फार्मूले बनते हैं। यदि इसमें सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो वह सिस फॉर्म कहलाती है, और यदि सेम ग्रुप डायगोनली विकर्ण विपरीत एक दूसरे के होते हैं, डायगोनली अपोजिट होते हैं, तो वह ट्रांसफॉर्म
कहलाती है। तो आइए इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो CHCl डबल बॉन्ड CHCl। तो इसके इस प्रकार से आप दो स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। इसमें हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड है और क्लोरीन जो है वह सेम साइड है, और एक स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा कि हाइड्रोजन एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं और क्लोरीन एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं। तो इनके हमको IUPAC नाम देना है। ये वाला जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वह सिस है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांस है। जब भी हम इनके IUPAC नेम स्टार्ट करेंगे तो उसके आगे सिस और ट्रांस लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों के IUPAC नेम एक जैसे ही होंगे। 1 2 कार्बन की इसमें सीरीज़ है। फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन लग रहा है, सेकंड कार्बन पर भी क्लोरीन लग रहा है। क्लोरीन को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। 1 2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन की सीरीज़ है इसमें। एथ 1 इन, इसका नाम हो जाएगा सिस 1 2 डाई क्लोरो एथ 1 इन, और यही यहाँ पर नाम हो जाएगा। यहाँ पर केवल हम यहाँ पर ट्रांस लगा देंगे। 1 2 डाई क्लोरो एथ 1 इन, इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस फॉर्म तब कहलाती है जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं और अपोजिट और सेम ग्रुप यदि डायगोनली अपोजिट हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं और ये दोनों एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाती है। आइए सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें यहाँ पर CH3 लग रहा है, C2H5 लग रहा है, और यहाँ पर CH3 लग रहा है और C2H5 लग रहा है। तो सेम ग्रुप सेम साइड लग रहे हैं, तो इसको हम सिस फॉर्म कह देंगे। जबकि एक स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बन सकता है कि सेम ग्रुप एक दूसरे के विपरीत लग रहे हों। जैसे यहाँ पर CH3 एक दूसरे को डायगोनली अपोजिट है और C2H5 और C2H5 एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है। तो यहाँ पर ये ट्रांस फॉर्म है। इसका IUPAC नाम देना है। इसका IUPAC नाम देने के लिए ये जो C2H5 होते हैं इसको हमको एक्सपेंड कर देना होता है। यहाँ पर इसको हम CH2 CH3 के रूप में लिख लेंगे। इसी प्रकार से इस वाले C2H5 को भी CH2 CH3 के रूप में लिख लेंगे, और इस प्रकार से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इसके लिए हम हेक्स लगा देंगे, और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है 3 इन, जबकि थर्ड कार्बन पर मिथाइल और फोर्थ कार्बन पर मिथाइल लग रहा है 3 4 डाई मिथाइल, और सिस आगे लगा देंगे सिस 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। इसी प्रकार से इसका भी नाम दिया जा सकता है। C2H5 को हम CH2 CH3 के रूप में लिख लेंगे, और इस वाले C2H5 को हम CH2 CH3 के रूप में लिख लेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। हेक्स 3 इन, और 3 पर मिथाइल और 4 पर मिथाइल लग रहा है 3 4 डाई मिथाइल, और ट्रांस इसके आगे लिख देंगे ट्रांस 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन, इसका नाम हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 13.11 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.11 में वह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। नीचे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनमें से वह सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड्स के बारे में पूछ रहा है। तो आपको मालूम है तो मैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड शो करते हैं। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स
का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वह फिक्स हो जाता है। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड पर जो एटम्स या ग्रुप लग रहे होते हैं वह फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो जब हम इसमें सिस ट्रांस आइसोमर्स को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो हम डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन एटम को हाईलाइट करेंगे और उनके पास लगने वाले सेम ग्रुप और एटम को देखेंगे। यदि उन पर सेम ग्रुप या एटम होंगे तो वह सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यदि उन पर सेम ग्रुप या एटम्स नहीं होते हैं तो वह सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आइए इसको फर्स्ट पार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक कंपाउंड लिखा हुआ देख रहे होंगे जिसमें कि हमको सिस और ट्रांस आइसोमर की पहचान करनी है। तो हमें इसमें डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन एटम को यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो ये वाले जो कार्बन हैं, ये डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन हैं। इस पर हाइड्रोजन लग रहा है और C2H5 लग रहा है, जबकि इस वाले कार्बन पर 2 CH3 लग रहे हैं। तो अगर आप इन डबल बॉन्ड कार्बन पर लगने वाले एटम्स या ग्रुप को देखते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी ग्रुप इन दोनों में सेम नहीं है कोई। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आइए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन एटम है, इस पर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इस पर 2 ब्रोमीन लग रहे हैं। तो इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कि सेम हो। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप थर्ड पार्ट लिखा हुआ देख रहे होंगे। इसमें ये वाले कार्बन जो हैं डबल बॉन्ड रखते हैं। इस पर हाइड्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन है, इसी तरीके से लगा दिया हमने। इस पर एक C6H5 लग रहा है, इस पर CH3 लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एटम सेम हैं और सेम साइड है। तो ये सिस फॉर्म है। इसकी ट्रांसफॉर्म भी बन सकती है अगर इन हाइड्रोजन को एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट कर दें तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। जबकि फोर्थ एग्जाम्पल में ये वाले कार्बन डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन हैं। इस पर हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप लग रहा है, इस पर क्लोरीन और CH3 ग्रुप लग रहा है। CH3 सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म है। इसकी ट्रांसफॉर्म बना दीजिए। अगर ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हो जाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। इस प्रकार ये ट्रांसफॉर्म है क्योंकि ये दोनों CH3 एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 13.12 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.12 में वह कहता है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr to हेक्स-1-ene। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये सेकंड पार्ट में दे रखा है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हेक्स-1-ene की रिएक्शन HBr से की जा रही है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जैसे ही यहाँ पे पेरोक्साइड की बात आती है हमारे दिमाग में तुरंत मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की रिएक्शन घूमने लगती है। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे यहाँ वीडियो में दे दूँगा। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझाए गए हैं। हेक्स-1-ene जब HBr से रिएक्शन करेगा तो ये एक एडिशन रिएक्शन होगी और हम जानते हैं कि HBr का जो Br पार्ट होता है वह नेगेटिव होता है जबकि हाइड्रोजन पार्ट पॉजिटिव होता है और ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम पर जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर HBr का जो एडिशन होगा वो इस डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन्स पर होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो ऋणात्मक भाग है, नेगेटिव पार्ट है, वह उस डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम पर जाकर के जुड़ेगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी। तो ये जो Br वाला पार्ट है वो इस वाले कार्बन पर जाकर के अटैच होगा
और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो है इस वाले कार्बन पर जाकर के अटैच होगा और इस प्रकार हमको CH3 CHBr CH2 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 CH3, तो इस प्रकार हमको यहाँ पर 2 ब्रोमो हेक्सेन प्राप्त होगी। तो यदि हम इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड हेक्स1इन का एडिशन HBr से कराते हैं तो मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार ये जो Br पार्ट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वह उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है और इस प्रकार हमको 2 ब्रोमो हेक्सेन प्राप्त होगी। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में वह कहता है कि जब हेक्स1इन को HBr के साथ आप एडिशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और उसका क्या यूपीएसी नाम होगा। तो यहाँ पर जो HBr का एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार होगा। एंटी मार्कोनी-काफ रूल ये बताता है कि इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो नेगेटिव पार्ट है वह उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। तो ये Br वाला पार्ट इस वाले कार्बन पर जाकर के अटैच हो जाएगा और हमको यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 ब्रोमो हेक्सेन प्राप्त होगी। आइए एग्जाम्पल नंबर 13.13 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.13 में वह कहता है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स corresponding of the 5th member of alkyne series. Also write IUPAC names of all the isomers. What type of isomerism is exhibited by different part of isomer. तो यहाँ पर हमको एल्काइन का जो 5th मेंबर है उसके अलग अलग आइसोमर्स बनवाकर उनके IUPAC नाम हमसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ पर इसके 5th मेंबर की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5th मेंबर n=6 रखने पर C6H10 हमको मिल जाएगा। इस C6H10 एल्काइन के कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं और उनके क्या क्या IUPAC नाम हो सकते हैं वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो C5H10 के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा करके एक सीधी श्रृंखला वाला आइसोमर बना देते हैं। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को आगे की ओर बढ़ा दीजिए। इस तरीके से ये 6 मेंबर्ड एक एल्काइन बन गया। अब इसको और आगे को बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से ये एक 6 मेंबर्ड एल्काइन बन गया। अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड को आगे की ओर बढ़ा देंगे तो फिर से यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सीधी श्रृंखला में ये 3 स्ट्रक्चर ही यहाँ पर पॉसिबल हैं। यदि हम इसकी एक ब्रांच वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम 5 कार्बन की हमने सीधी श्रृंखला बना दी और एक हमको इसमें ब्रांच लगानी है। ब्रांच यहाँ पर तो लग नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है। तो यहाँ पर लगा दीजिए ब्रांच। अगले स्ट्रक्चर में इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए, यहाँ पर बढ़ा दीजिए। तो ये 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आती है तो ब्रांच इस प्रकार से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया तो और ब्रांच हमने एक यहाँ पर ही ब्रांच लग सकती है क्योंकि ना तो इस कार्बन पर कोई ब्रांच लगेगी ना पर इस कार्बन पर कोई ब्रांच लगेगी क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी 4 कंप्लीट है। तो यदि यहाँ पर सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आती है तो केवल एक ब्रांच इस प्रकार से बन सकती है। अब हम 2 ब्रांच वाले हेक्सीन बनाने का प्रयास करते हैं। तो 2 ब्रांच वाले हेक्सीन इस प्रकार से बन
सकते हैं और इसका केवल एक ही स्ट्रक्चर होगा। तो आइए इस पहले वाले स्ट्रक्चर का नाम देने का प्रयास करते हैं। हेक्स आइन 1, हेक्स आइन 2, 1 2 3 4 5 6, हेक्स आइन 3। इस तरीके से 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर 3 मिथाइल पेंट आइन 1, यहाँ पर 4 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा पेंट आइन 1। यहाँ पर 4 मिथाइल पेंट आइन 2, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 3 3 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट आइन 1 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है 1। तो जो हमारा एल्काइन का जो 5th मेंबर है C6H10, उसके ये डिफरेंट आइसोमर बनेंगे और इनके IUPAC नाम आपने सामने लिख लिए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13.14 के ओर चलते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कि वह कहता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। एथेनोइक एसिड को किस प्रकार से बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और इससे हमको बेंजीन C6H6 बनानी है। तो यहाँ पर हम एथेनोइक एसिड का सोडियम साल्ट बना लेंगे इस प्रकार से CH3COONA, और इसकी सोडा लाइम से हम रिएक्शन करके मैथेन प्राप्त कर लेंगे। इसका क्लोरीनेशन कर देंगे, डार्क में मैथिल क्लोराइड बन जाएगा। मैथिल क्लोराइड की हम बुट्स रिएक्शन कर देंगे और हम एथेन प्राप्त कर लेंगे। एथेन का हम क्लोरीनेशन डार्क में कर एथिल क्लोराइड प्राप्त कर देंगे। अब इसकी रिएक्शन हम KOH एल्कोहलिक से कराएंगे, जिससे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा। ब्रोमीन से रिएक्शन कराकर इसका एडिशन कर देंगे। CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, फिर से एक बार KOH एल्कोहलिक से रिएक्शन करा देंगे। एल्काइन में एसिटिलीन बन जाएगी। जब एसिटिलीन की रेड हॉट ट्यूब में रिएक्शन कराई जाती है तो हमको बेंजीन प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम एथेनोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस प्रकार हमारा लेसन नंबर 13 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो लेसन नंबर 13 की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे।